नमस्कार। चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की खोज में जो हजारों सालों तक जमीन के नीचे दबी रही, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिए, ये सिर्फ इतिहास का कोई चैप्टर नहीं है, बल्कि हमारे इस उपमहाद्वीप की कहानी की असली नींव है। तो तैयार हैं? चलिए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। मतलब उस जमाने की जो दो सबसे बड़ी सिविलाइजेशंस थी ना, मिस्र और मेसोपोटामिया, उन दोनों को मिला भी दें तो भी ये उनसे बड़ी थी। ये कोई छोटी मोटी बस्तियां नहीं थी साहब, ये एक पूरा का पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड विशाल साम्राज्य था। तो इस सफर में हम कहां कहां रुकेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि ये खोई हुई दुनिया आखिर मिली कैसे। फिर देखेंगे कि ये सभ्यता कहां तक फैली हुई थी। इसके बाद हम शहरों के खंडहरों में चलेंगे और सुराग ढूंढेंगे। फिर समझेंगे कि उनकी शहरी जिंदगी कितनी एडवांस थी। और आखिर में इस सवाल का जवाब खोजेंगे कि इतनी जबरदस्त सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है इसकी दोबारा खोज से। मतलब कैसे एक पूरी की पूरी सभ्यता जो हजारों साल तक जमीन के नीचे दफन रही, अचानक हमारी किताबों का हिस्सा बन गई। देखिए, इसकी पहली झलक तो 1826 में ही मिल गई थी, जब चार्ल्स मेसन ने इन टीलों के बारे में कुछ लिखा। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई लगभग 100 साल बाद, 1921 में, जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई शुरू की। और ठीक उसके अगले ही साल 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोज निकाला। और हाँ, कार्बन डेटिंग हमें बताती है कि इस सभ्यता का जो गोल्डन पीरियड था वो लगभग 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच का था। अब जरा इसके फैलाव पर नजर डालते हैं, जो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। ये कोई यहां वहां बिखरी हुई बस्तियां नहीं थीं, इसकी बाउंड्रीज एकदम साफ थी। जरा मन में एक नक्शा बनाइए। एक बहुत बड़ा त्रिकोण जैसा एरिया, उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर सीधा दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक, और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक। सोचिए कितना विशाल क्षेत्र था ये। चलिए अब सीधे चलते हैं उन खंडरों के बीच और देखते हैं कि इन पुराने शहरों की खुदाई में ऐसे क्या-क्या राज निकले हैं जो हमें इनकी कहानी बताते हैं। अच्छा, एक चीज जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और गौर करने वाली है, वो ये कि इनका हर बड़ा शहर किसी न किसी नदी के किनारे ही बसा था। नदियां ही तो इनकी लाइफलाइन थी। सोचिए, खेती, पानी, ट्रेड, सब कुछ इन्हीं पर तो टिका था। जैसे हड़प्पा था रावी नदी के पास, और मोहनजोदाड़ो वो तो बसा था विशाल सिंधु नदी के किनारे। तो सबसे पहले बात करते हैं मोहनजोदाड़ो की। सिंधी भाषा में इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। और ये नाम जितना रहस्यमयी है, ये शहर उससे भी कहीं ज्यादा था। ये इस सभ्यता के सबसे बड़े और सबसे मशहूर शहरों में से एक था। यहां से 3 ऐसी चीजें मिलीं जो आज भी हमें हैरान कर देती हैं। पहला, वो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ, जो शायद किसी बड़े धार्मिक आयोजन के लिए इस्तेमाल होता होगा। दूसरा, कांसे की बनी वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति, जो दिखाती है कि उनकी कारीगरी कितनी कमाल की थी। और तीसरा, ये पशुपति सील, जो उनके भगवान और धार्मिक मान्यताओं की एक छोटी सी झलक देती है। अब आते हैं हड़प्पा पर। ये वो जगह है जहां से सब शुरू हुआ। ये पहला शहर था जिसकी खुदाई हुई, और इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा से भी कुछ कम हैरान करने वाले सबूत नहीं मिले। यहाँ R37 नाम का एक कब्रिस्तान मिला है, जिससे उनके अंतिम संस्कार के रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है। बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, जिन्हें ग्रेनरीज कहते हैं। ये दिखाते हैं कि वो अनाज को कितने सिस्टमैटिक तरीके से स्टोर करते थे। और तो और, एक खूबसूरत सा कांसे का आईना भी मिला है। लेकिन कहानी सिर्फ इन 2 शहरों तक ही नहीं है। लोथल में एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड यानी बंदरगाह मिला है, जो बताता है कि वे समुद्री व्यापार में कितने आगे थे। कालीबंगा में तो जूते हुए खेत का सबूत मिला है। और धौलावीरा तो अपनी कमाल की इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता था, जहां पानी को बचाने का एक अद्भुत सिस्टम था। अब जरा इस बात पर ध्यान देते हैं जिसने सिंधु घाटी सभ्यता को अपने समय से मीलों आगे खड़ा कर दिया था। उनकी सोसाइटी और उनकी जबरदस्त सिटी प्लानिंग। उनकी सिटी प्लानिंग की सबसे बड़ी पहचान थी ग्रिड सिस्टम। सोचिए, सड़कें एकदम सीधी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं, बिल्कुल किसी शतरंज के बोर्ड की तरह। आज के मॉडर्न शहर ऐसे प्लान किए जाते हैं, और वे ये सब हजारों साल पहले कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ सड़कें ही नहीं, उनके घर बनाने की ईंटें तक एक स्टैंडर्ड साइज की थीं।
हर ईंट का अनुपात 4:2:1 होता था, चाहे वो ईंट किसी भी शहर में क्यों ना मिले। ये इस बात का पक्का सबूत है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो इन चीजों को कंट्रोल करती थी। अच्छा, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? सबूतों से लगता है कि समाज शायद मातृसत्तात्मक था, मतलब परिवार में महिलाओं का रोल ज्यादा अहम होता था। मीठे के लिए वो शहद का इस्तेमाल करते थे और टाइम पास के लिए शतरंज और पासे जैसे खेल खेलते थे। अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि उनकी इकॉनमी कैसे चलती थी और वो कौन से कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से इस महान सभ्यता का पतन हो गया। उनकी इकॉनमी के दो मेन पिलर थे, खेती और व्यापार। और ये जानना जरूरी है कि वे दुनिया में कपास उगाने वाले पहले लोग थे। उनका कपास इतना मशहूर था कि ग्रीक लोग उसे सिंडन कहते थे। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम की जगह से व्यापार का जिक्र है और माना जाता है कि ये मेलुहा सिंधु क्षेत्र ही था। वो लोग मेटल के बेहतरीन कारीगर थे। तांबा, कांसा, सोना, चांदी, इन सबका इस्तेमाल वो बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन एक मेटल था जिससे वो पूरी तरह अनजान थे, और वो था लोहा। और बस यही एक वजह है जो इस महान सभ्यता को ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग में रखती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इतनी एडवांस सभ्यता खत्म कैसे हो गई? ये इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। थियोरीज तो कई हैं, लेकिन मैके और जॉन मार्शल जैसे बड़े आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि सबसे बड़ा कारण शायद भयंकर बाढ़ रही होगी, जिसने धीरे धीरे उनके शहरों और खेती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। आज हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसके आधार पर सोचिए, सिंधु घाटी का वो कौन सा शहर था जो अपने कमाल के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए मशहूर था और जो बाकी शहरों से अलग 3 हिस्सों में बटा हुआ था? ये सवाल बस हमें याद दिलाता है कि उनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग सच में कितनी जबरदस्त थी।